नमस्कार। यूनिक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं भारती भारद्वाज आज फिर आप सबों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में ही हम लोगों ने ये तय किया था कि आज हम लोग अपने संविधान के अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि भाग और अनुसूचियों से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग हम लोगों ने पहले देख लिए हैं 22 और साथ ही साथ अब हम लोग अनुसूचियों को भी एक एक करके देखेंगे, जिसमें डिस्कशन के साथ साथ आपको इसको याद भी रखना होगा। केवल कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अनुसूचियों से सीधे सीधे भी प्रश्न आते हैं। कई बार टेबल बना के आता है और ये मिलान करना होता है कि फर्स्ट अनुसूची में क्या दिया गया है, सेकंड में क्या दिया गया है। तो इन सबको पढ़ने के पहले हम लोग ये जान ले कि हमारा संविधान बहुत ही लंबा चौड़ा संविधान है, पर कई जगह कुछ ज्यादा आंकड़े या बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर को जहां लिखना था वो लिख पाना शायद संविधान में थोड़ा दिक्कत होता, आर्टिकल्स में उसको समाहित करना थोड़ी मुश्किल होता। तो वैसी कंडीशन से बचने के लिए संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में अनुसूची का कंसेप्ट दिया। अनुसूची में बहुत सारी व्यवस्थाओं का डिटेल है जो कि संविधान में दिए गए हैं। जैसे पंचायतों के संबंध में ही अगर देख लें तो वो कई विषयों पे कानून बना सकते हैं। अब सारे विषय उसमें आर्टिकल्स में डालना संभव नहीं था, तो उसकी जगह एक अलग स्थान में इसे एक जगह कर दिया गया और हमारे अनुसूचियों का निर्माण किया गया। अनुसूचियों के बारे में अगर हम लोग देखें तो आप पहली अनुसूची में क्या विषय है ये याद रखिएगा, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है, ऐसे करके हमारी अनुसूचियों पर अब सारा कुछ सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से याद कीजिएगा। कुछ अनुसूचियां ऐसी हैं जिनके विषय में आपको कुछ कंसेप्चुअल चीजें भी जाननी होंगी, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में फिर से आपको अनुसूचियों को देखना ही है। तो समझते हुए चले, भले थोड़ा सा हम लोग स्लो चले, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले ले, पर ऐसा पढ़ें कि दोबारा आपको पढ़ने में कहीं कोई रुकावट नहीं आए। आपकी गाड़ी एक बार स्पीड पकड़े तो एकदम अंत तक 395 आर्टिकल तक इजीली पहुंच जाए। हम लोगों की पढ़ाई ऐसी ही होनी चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं कि शॉर्टकट मारते हुए ऐसा चले कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन अगर दे दे तो हमारी छुट्टी हो जाए। नहीं, आपको एग्जाम की पूरी प्रॉपर तैयारी करनी है और इस प्रॉपर तैयारी में हम लोग आपका पूरा पूरा साथ देंगे विशेषतः। और जब सब्जेक्ट हमारे शुरू होंगे, निश्चित रूप से आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। खासकर बेल आइकॉन अगर आप दबा दिए हैं तो हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और निश्चित रूप से जो हमारा प्रयास है वो तभी सफल हो पाएगा जब आप उससे जुड़ेंगे, और आपके जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करना जरूरी होगा। तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जितने भी विषय पे जो भी प्रयास है वो हम तक हमारे प्रयास जो है वो आप तक पहुंचने में सफल हो, इसका रास्ता क्लियर हो सके। चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब आप जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप जुड़े रहेंगे, क्योंकि इस चैनल से जुड़ के आप लोगों को निराशा हाथ नहीं लगने वाली है। हम लोग अब देखते हैं कि हमारी अनुसूचियों में क्या क्या है। क्रमवार ढंग से एक एक करके देखेंगे। पहली अनुसूची का संबंध किससे है, दूसरी का संबंध किससे है, ऐसे करके 12 अनुसूची। तो आप बोलिएगा कि अरे आप तो जब पढ़ा रहे थे तो ये बताए थे कि हमारे संविधान की 8 अनुसूचियां थी। बिल्कुल सही, पहले अनुसूचियों की संख्या संविधान में मूल रूप से 8 थी। समय के साथ आवश्यकता बढ़ती चली गई और एक एक करके और अनुसूचियां उसमें जुड़ गई। आज वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, आज हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। तो पहली जो अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है, इसमें भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। जैसे आर्टिकल में क्या दिया गया था, आर्टिकल 1 ये कहता था कि भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। उसमें हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल थे, उसमें राज्यों को भी शामिल किया गया था। तो वो राज्य कौन कौन से हैं,
वो संघ शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो सारा कुछ किस में दिया गया है, अनुसूची 1 में। तो फर्स्ट अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम से संबंधित है। क्लियर है, ये सारा डिटेल आपको पहली अनुसूची में ही मिल जाएगा। द्वितीय अनुसूची में क्या दिया गया है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, बहुत सारे पदाधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, हमारे विधान परिषद के सभा उपसभापति, साथ ही साथ उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, इस तरह के उच्च पदस्थ लोगों के, सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वैसे बहुत सारे जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। वेतन, भत्ते प्लस पेंशन किसको कितनी मिलेगी, ये द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। तो शॉर्ट फॉर्म में यही लिखा रहता है, कुछ उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है द्वितीय हमारी अनुसूची, या इसको इंग्लिश में शेड्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तृतीय अनुसूची। उसमें शपथ के विषय में बताया गया है कि किन शब्दों के साथ किसको कौन शपथ दिलाएगा। तो ये हमारे विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ पद ग्रहण के समय जो ली जाती है, उसके विषय से संबंधित है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, तृतीय अनुसूची शपथ। शपथ में कौन कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि जितने लोग हैं, उनको कौन दिलाएगा शपथ, किन शब्दों के साथ दिलाएगा, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। चौथी अनुसूची है कि हमारे जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से लोग चुनकर आते हैं, लेकिन किस राज्य से कितने लोग आएंगे, मतलब राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व या सीटों का आवंटन, राज्यसभा में अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व या सीटों के आवंटन से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो हमारे चौथी अनुसूची में दी गई हैं। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें ये बताया गया है अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन है, उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। स्पेशल जो एडमिनिस्ट्रेशन है एसटी एससी एरियाज के लिए, उसका विवरण दिया गया है हमारी पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में कुछ विशेष अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में डिटेल किया गया है। ये राज्य आप लोग जरूर याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, दो ठो एमएम है, असम और त्रिपुरा है। मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा जैसे 4 राज्यों के जो भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंध का या प्रशासन के प्रबंध का विवरण दिया गया है, वो इसमें दिया गया है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पांचवी और छठी अनुसूची दोनों ही एसटी एससी एरिया से संबंधित है। फर्स्ट में किसी विशेष राज्य का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि सेकंड में मतलब छठी अनुसूची में इसका विशेष नाम भी मेंशन्ड है। उसमें कौन कौन से है, हमारे त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और मिजोरम है। मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, ये 4 ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं जिनके शासन प्रबंध के बारे में छठी अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची क्या है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
वैसे हम लोग केंद्र राज्य संबंध जब पढ़ते हैं तो उसमें विधायी संबंध में ये दिया गया है कि केंद्रीय सूची ऐसी लिस्ट है जिस पर कानून बनाने की शक्ति, मतलब उसमें फर्स्ट उस लिस्ट में, उस सूची में जिन जिन विषयों को शामिल किया गया है उस पर केंद्र कानून बनाएगा। समवर्ती सूची है जिसपे दोनों कानून बनाएंगे, केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे, और राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएगा। 3 तरह की लिस्ट है। इसके अलावा जो भी विषय है उनको अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा गया है। जो कानून बनाने की शक्ति है उसका बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किया गया। केंद्र को दे दिया गया कि भाई आप इन सब विषयों पे कानून बनाइए जो देश के लिए इंपॉर्टेंट थे। राज्यों को दे दिया गया कि आप राज्य के लिए जो इंपॉर्टेंट विषय है और अलग अलग राज्यों में उस संबंध में अलग अलग कानूनों की आवश्यकता है तो वो राज्य सूची में डाल दिया गया। ऐसे भी कुछ विषय हैं जिस पर राज्य ऐसे कानून बनाए लेकिन जरूरत पड़ने पर केंद्र भी कानून बना लेगा। अगर केंद्र और राज्य दोनों ही एक ही विषय पे कानून बनाए जो समवर्ती सूची का है तो केंद्र का कानून ही प्रभावी होगा। ये तो उस समय की बात थी जब हमारा कानून बना। कानून बनने के बाद या संविधान बनने के बाद बहुत सारे ऐसे विषय भी आए जिनको बाद में जोड़ने की आवश्यकता पड़ी तो इन सूचियों में नहीं डाल के उसको अलग से एक लिस्ट अवशिष्ट शक्तियों के नाम से रखा गया और उसमें उसको डाला गया। तो उसमें कौन विषय कहाँ के हैं, राज्य सूची में कौन सा विषय है, संघ सूची में कौन सा विषय है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, अवशिष्ट शक्तियों के रूप में कौन से विषयों को डाला गया है, इसका सारा डिटेलिंग जो है वो हमारी 7वीं अनुसूची में है। ये बहुत बार पूछता है, इसको तो जरूर से जरूर याद रखना ही है। 8वीं अनुसूची जो है वो भारतीय भाषाओं से संबंधित है। हमारे भारत में जो संविधान की अनुसूची है उसमें भारतीय भाषाओं में 22 भाषाओं को समाहित किया गया है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। हमारे संविधान में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। बाद में कुछ भाषाओं को इसमें जोड़ा गया और आज भी बहुत सारी भाषाई क्षेत्र के लोग अपनी भाषाओं को इसमें शामिल करने के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया 1967 में। 92 में जोड़ा गया कोंकणी, गोवा के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा, मणिपुरी और नेपाली को। नेपाली भले भारत के बाहर की भाषा है नेपाल की, लेकिन हमारे भी बहुत बड़े एरिया में नेपाली भाषा बोली जाती है। इसके अलावा 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो, डोगरी और बोडो जो है जनजातियों की भाषा है, जो संथाली और बोडो जनजातियों की भाषा है। डोगरी कश्मीर में बोली जाती है, मैथिली बिहार में बोली जाती है। मैथिल भाषा बिहार की भाषा, संथाली भाषा जनजातीय क्षेत्र झारखंड आदि में बोली ही जाती है। दुमका वाला क्षेत्र वगैरह जो है वो सारा संथाल परगना संथाली भाषा वाला है। डोगरी जो है वो कश्मीर में बोली जाती है और बोडो जो है वो असम क्षेत्र की भाषा है। तो इसको भी अनुसूची में शामिल किया गया। तो 14 और ये सारी भाषाएं मिला के इनकी संख्या अब वर्तमान में 22 है। तो इन सब से पूछता है किस क्षेत्र की भाषा है, कब किसको जोड़ा गया, तो ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद आ जाता है 9वीं अनुसूची। इसमें आप ये देखिएगा कि बहुत सारे भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को शामिल किया गया है और ये हमारे संविधान का प्रथम संशोधन था 1951 में। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है। पहला, संविधान में जो पहला संशोधन था वो किससे जुड़ा हुआ था, तो 9वीं अनुसूची को उसमें डाला गया, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन वगैरह करने के समय बहुत सारी कठिनाइयां भूमि अधिग्रहण को लेकर आ रही थी। तो भूमि सुधार के लिए जरूरी था कि भूमि में से संबंधित जो बदलाव किए जाएं जिससे कि उनका अधिग्रहण करना या उनको कैटेगराइज करना अलग अलग कैटेगरी में आसान हो सके। तो 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। अब हम लोग आ जाते हैं संविधान की 10वीं अनुसूची। एक चीज याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची में ये भी खासियत है कि वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी न्यायालय में
कोई भी ऐसा केस आप नहीं ले जा सकते हैं जिसका उल्लेख नवी अनुसूची में किया गया है। अगर नवी अनुसूची का कोई मामला होगा तो न्यायालय के द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो वाद योग्य नहीं है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए जाते हैं। 10वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत दल बदल संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया। कब? 1985 में। किस संशोधन के द्वारा? तो 52वें संशोधन के द्वारा। 52 अमेंडमेंट जो है संविधान का, 52वां संविधान संशोधन, वो दल बदल से संबंधित है। क्योंकि पहले बहुत सारे लोग इधर से उधर जीत के आते थे किसी अन्य पार्टी से, बाद में शामिल हो जाते थे किसी दूसरी पार्टी में। इससे राजनीतिक क्षेत्र की शुचिता पे लगातार आघात हो रहा था। इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमारे लिए जरूरी था कि दल बदल से संबंधित कोई कानून लाया जाए और उस पर अमल किया जाए। तो दल बदल कानून आया है 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत। अब हम लोग आ जाते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची। लगभग एक सी ही चीज है, एक ग्राम पंचायत से है, दूसरा नगर पंचायत से है। तो उसमें ग्राम पंचायतों में कौन कौन से विषय हैं जिस पर ग्राम पंचायतें जो है वो काम करती हैं, उससे रिलेटेड चीजों को इसमें जोड़ा गया। जब हमारे आर्टिकल 243 में ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया, तो ग्राम पंचायतों को जब सरकारी कहा जाए कि पूरी तरह से सशक्त कानूनी दर्जा दिया गया, तो वैसी कंडीशन में उनके अधिकार में भी वृद्धि की गई। उनको बहुत सारे मैटर दिए गए जिस पर वो नियम बना सकते थे। तो उनमें कौन कौन से मैटर थे, क्या क्या है, कौन कौन से टैक्स लगा सकते थे, इन सभी का ब्यौरा, बहुत लंबा चौड़ा ब्यौरा होता, इसलिए उसको आर्टिकल में न रखकर क्या किया गया, उसको अलग से हमारी अनुसूची में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है भाई? तो 1993 में। कौन सा संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन। ये तो ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इसमें 29 विषय ऐसे शामिल किए गए थे जिस पर पंचायती राज्य की संस्थाओं को सशक्तता दी गई थी, अधिकार दिया गया था। तो विषय भी याद रखें और सब्जेक्ट मैटर भी याद रखें कि ग्राम पंचायतों से ये रिलेटेड है। अगला जो था इसी वर्ष किया गया संशोधन था 1993 में, ये था 74वां संविधान संशोधन। इसको भी याद रखना है, जिसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, नगर निगम, नगर पालिका, इन सब से रिलेटेड जो भी विषय पर उनको अधिकार दिए गए थे, उसको ही एलोबरेट करके लिखा गया है कि कौन कौन से विषय शामिल हैं जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यानी जो नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र के जो भी संस्थाएं हैं, वो किन विषयों पर नियमावली तैयार कर सकती है, उनका अधिकार क्षेत्र किन किन विषयों तक है, वो सारा डिटेल जो है वो इसमें दिया गया। तो याद रखिएगा, ईयर दोनों का एक है, एक है 73वां संविधान संशोधन, दूसरा है 74वां संविधान संशोधन। तो ऐसे भी याद रहेगा। तो आप अगर एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए, तो पहली अनुसूची में क्या है, हमारे जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है उनका नाम है। दूसरी अनुसूची क्या है, याद कीजिए। तीसरी अनुसूची क्या है, शपथ है। चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा में राज्यों का आवंटन है। तो इस तरह से पांचवी छठी जो है वो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। सातवीं में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। उसके बाद आठवीं में भाषाएं हैं। नवीं में है कि भाई कुछ ऐसे अधिनियम उसमें डाले गए हैं, नियम डाले गए हैं जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं हो। 10वीं में है दल बदल। 11वीं में है ग्राम पंचायत, और 11वीं में है ग्राम पंचायत, और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पंचायतों से, नगर निकायों से संबंधित है। तो अगर देखिए तो बहुत ही इजी सा ये सब्जेक्ट मैटर है। पहला में ये, दूसरा में वेतन भत्ता, तीसरा में शपथ, चौथा में आराम से याद हो जाएगा। एक आप छोटा सा बोर्ड बना के या एक क्या कहा जाए, बड़े कागज में
अच्छे अच्छे अक्षरों में रंग बिरंगे स्याही से लिख के उसे कहीं टांग दें और लगातार उसको आते जाते कभी भी पढ़ ले, कभी एक अनुसूची पढ़ ले, कभी 5वीं कभी 6ठी। आप देखिएगा 5 दिन में सारी अनुसूचियां आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि इसका बार बार उल्लेख आगे की पढ़ाई में होगा। तो अनुसूची क्या है, कौन से विषय है उनमें, आज हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि हम लोगों को अगले भाग में देखनी है। भाग 1, 2 तो देख लिए, भाग तीसरा हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा। थोड़ी सी मेहनत अभी लगेगी, लेकिन आगे का रास्ता बहुत ही आसान होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।